learners, welcome to my YouTube channel. I am Nidhi and I am PhD Biology. So, as you all know that हम सभी कर रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. तो आज है उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3. इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंड इस पार्ट 3 वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? वी ऑल नो दैट it is the process of formation of microspores. Process of formation of microspores. Microspores क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वही मेल गैमेट है, या फिर हम कहें माइक्रोस्पोर्स ही फर्दर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या फिर पोलन ग्रेन्स ही पीछे से, या फिर हम कहें पोलन ग्रेन्स को पोलन ग्रेन कहने से पहले हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं तो भी गलत नहीं होगा. और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमेट इन प्लांट्स, राइट. तो ये मेल गैमेट जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, राइट. एंड माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्मेशन होती है वो होती है फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स. हमें पता है डॉटर सेल्स हमेशा मदर सेल्स से आते हैं, इसीलिए हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस परफॉर्म करती हैं, उनके मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट होता है 4 डॉटर न्यूक्लियाई, जिनको हम कहते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स. और वो जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो 4 माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं. और ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स ही आगे जाके पोलन ग्रेन्स में चेंज होते हैं, ठीक है. ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा टेट्राड में बनते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राड? क्योंकि मियोसिस के बाद जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनी उनसे टर्म आया टेट्राड. और ये जो 4 मियोस्पोर्स होते हैं, या फिर हम इनको माइक्रोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये सारे के सारे आपस में हमेशा ज्वाइन रहते हैं जब भी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन के टाइम पे बनते हैं. रीज़न क्या होता है इनके बनने का? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं. और उसके बाद जब ये जैसे जैसे माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं आगे जाके मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ये डिहाइड्रेट हो जाता है. और डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो अब तक जुड़े हुए थे अब वो सेपरेट हो जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियाई या फिर सिंगल सेल की तरह बिहेव करते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं. और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं. याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर्स जब भी बनेंगे 4 बनेंगे मियोसिस से और वो चारों ही फंक्शनल होंगे. बट जब हम मेगास्पोर्स की बात करते हैं, मेगास्पोर्स भी 4 ही बनेंगे, चारों हैप्लॉइड होते हैं. लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पे जो मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से केवल एक फंक्शनल होता है, चाहे वो चलाज़ल एंड से हो या ही वो माइक्रोपाइलर एंड से हो. बाकी के बाकी 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है. आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई. अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आगे जाके यही माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप करते हैं. अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात मैंने की, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और कुछ भी नहीं है. जो स्पोरोजिनस टिश्यू की बात हमने इससे पहले लेक्चर में की थी कि जब एंथर मेच्योर नहीं होता और वो यंग स्टेज में होता है तो उसके सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं. यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, जैसे ही एंथर मेच्योर होता है तो उसके मेच्योर होने पे हर स्पोरोजिनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जो आगे जाके या फिर कहें कि पोलन सैक बनाती है क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं. इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं यही सब के सब डिप्लॉयड होते हैं. और हर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिहेव कर सकता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसीलिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मल्टीपल स्पोरोजिनस टिश्यू होने के कारण वहाँ पे मल्टीपल मियोटिक डिविजन्स होते हैं जिनसे कि मल्टीपल माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो सकता है. ओके, नाउ अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की. पोलन ग्रेन को याद रखिएगा, पोलन ग्रेन ही प्लांट्स के केस में मेल गैमीट होता है और पोलन ग्रेन ही मेल गैमीटोफाइट होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो वहाँ पे फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है, ठीक है. चल, नेक्स्ट कम्स हियर इज पोलन ग्रेन. जब पोलन ग्रेन की बात करते हैं, अगर मैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है. ऑब्वियस सी बात है, उन 2 लेयर्स में एक आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी, राइट. अब जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बनी हुई होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से, बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम कह सकते हैं, और इसको बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता। इसी की वजह से पॉलन ग्रेन को हम जर्म पोर्स बना के, या फिर हम कहें जर्म पोर्स नहीं, जर्म पॉलन के जर्म सेल्स बना के, या फिर कहें पॉलन को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस से, जीन बैंक्स में, पॉलन बैंक्स में। ओके, और इनर लेयर की बात की जाए तो ये इनर लेयर जो होती है वो बनी हुई होती है पेक्टिन से। आपको और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन्स की, ये आउटर लेयर कॉन्टीन्यूस लेयर होती है, यानी यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता इस आउटर लेयर में, जो पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर होती है ये नॉन कॉन्टीन्यूस होती है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस होती है, जबकि जो पेक्टिन होता है यानी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर कॉन्टीन्यूस होती है। अब आप ये कहोगे मैम कि जब स्पोरोपोलेनिन ऐसा मटेरियल है जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है वो नॉन कॉन्टीन्यूस कैसे हुई? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सपोज़ ये एक पोलन ग्रेन है और ये एक पोलन ग्रेन की इनर लेयर है जिसको मैंने इंटाइन बोला। बाहर जो आउटर लेयर है और उसको बोला मैंने कि वो कैसी होती है, नॉन कॉन्टीन्यूस होती है, डिसकॉन्टीन्यूस बोलती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को बोला जाता है जर्म पोर, और ये वो रीजन होता है किसी भी आउटर एग्जाइन का, वो रीजन होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि अगर मैं एक पोलन ग्रेन की बात करूं तो उसकी इनर लेयर का नाम होता है इंटाइन, और ये इनर लेयर पेक्टिन से बनी हुई होती है और ये कॉन्टिन्यूस होती है, जबकि जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है एक्साइन, और ये एक्साइन लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है, प्लस ये नॉन कॉन्टिन्यूस होती है। और जहाँ पे स्पेस होता है, जहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है, उन जगह को हम बोलते हैं कि वहाँ पे जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जर्म पोर्स वाला रीज़न ही वो रीज़न होता है जहाँ से इंटाइन के ऊपर प्रेशर पड़ने के बाद जब इंटाइन एक्सटेंड करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, तो वो स्पोरोपोलेनिन के पार्ट जो जर्म पोर होता है एक्साइन वाला, उससे एक्सटेंड करके स्टिग्मा के अंदर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट कराएगी। ठीक है, इसीलिए ये जो एक्साइन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। आई होप आपको ये सिग्निफिकेंस पता चला होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ तक की तो हमने बात की पोलन ग्रेन की। ओके, अब बात आती है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, एक मिनट, यस, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी शेडिंग स्टेज, यानी कि अगर हम 60% एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो 60% और 40% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स के केस पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका डेहिसेंस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से होता है, और जब वो डेहिसेंस होता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। यानी कि जब एक पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होगा उस टाइम पे उसके अंदर डेहिसेंस होगा इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, बट 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये जो डेहिसेंस होता है वो 3 सेल्ड होता है। अब जब हम बात करते हैं 60% एंजियोस्पर्म्स की, तो इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उस टाइम पे शेड होते हैं जब वो 2 सेल्ड स्टेज में हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2 सेल्ड स्टेज? यानी कि एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्ड स्टेज पाई जाती है। एक स्टेज होती है वेजिटेटिव, यानी हम बोल सकते हैं 2 तरह के सेल, जिसमें होता है एक सेल वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल होता है जेनरेटिव सेल, जिसमें जो जेनरेटिव सेल होता है ये एबल हो सकता है कि ये माइटोटिकली डिवाइड करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर हम कहें ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है कि जब एक पोलन ग्रेन शेड होता है एंथर से स्टिग्मा पे जाने के लिए, तो उस टाइम पे ये अपनी इस वाली स्टेज में होता है जब इसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं। लेकिन इन रेस्ट ऑफ द 40% केस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो पोलन ग्रेन होता है वो 3 सेल स्टेज में डेवलप करता है। दैट व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन जब शेड हो रहा है उस टाइम में उसके पास वेजिटेटिव सेल है प्लस जनरेटिव सेल है जो कि ऑलरेडी माइटोटिकली डिवाइड कर चुका है ना। तो यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ने माइटोटिकली डिवाइड किया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 टोटल जनरेटिव सेल्स। इस स्टेज में जब वो शेड होता है तो हम बोलते हैं कि 40% केस में ये पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्ड स्टेज में शेड कर गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ओके,
ये जो वेजिटेटिव सेल होता है और ये जनरेटिव सेल होता है, और ये वेजिटेटिव सेल जो यहाँ पे जनरेटिव सेल जो होता है वो डबल हो जाता है माइटोटिकली डिवाइड करके। जबकि इस वाले केस में जब ये शेड करता है तो 2 सेल स्टेज पे है, लेकिन जब वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचता है, स्टिग्मा पे लैंडिंग के बाद ये जनरेटिव सेल वहाँ पे जाके डिवाइड करता है, वहाँ जाके माइटोटिकली डिवाइड करता है और वहाँ जाके 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन। और अगर एक चीज़ और बताई जाए तो पॉलन ग्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से पॉलन ग्रेन को एज सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। मार्केट के अंदर सिरप और टैबलेट्स की फॉर्म में पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है। और जो हॉर्स रेसेस होते हैं और इसके अलावा अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी एथलीट्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर पोलन ग्रेन के नेगेटिव इफेक्ट की बात की जाए तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे एलर्जन का काम करता है। येस, बहुत अच्छे एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी कॉजिंग के लिए। येस, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जेंस का काम करते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, और एलर्जी कॉज करते हैं इसके अलावा हे फीवर कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। और पोलन ग्रेन के शेड होने के बाद उनकी वायबिलिटी डिपेंड करती है हर चीज़ में कि वो कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में वो केवल 30 मिनट्स के लिए वायबल रहेंगे, कुछ केसेस में वो एक महीने तक, सॉरी 1 मिनट तक वो क्या है, वायबल रह सकते हैं। सो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपको सब कुछ आता है तब आप ये वीडियो दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, यस, इन बोथ द केसेस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बस यही बोलूँगी कि मेरे एफर्ट को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के साथ साथ मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे एफर्ट को ऐसे ही प्रेज़ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।